हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल की वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे, हमारा जो 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके 200 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो देना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये कथन किसका है? किसी समस्या को हल करने, एक परिकल्पना की परीक्षा करने, घटना या नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यविधि का प्रयोग करना ही सामाजिक अनुसंधान है। तो अगर सामाजिक अनुसंधान वाली अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देखी होगी, तो उसमें मैंने ये सारी डेफिनेशन करवाई हुई हैं। तो ये जो परिभाषा है ये है फिशर की। फिशर डी राइट है। अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक शोध के 2 प्रमुख उद्देश्य, एक क्या उद्देश्य होता है सैद्धांतिक या फिर दूसरा होता है व्यवहारिक, या इसको ऐसे कह सकते हैं बौद्धिक, और दूसरा होता है उपयोगितावादी। सैद्धांतिक में हम ज्ञान प्राप्त करने की सिर्फ कोशिश करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, जबकि जो व्यवहारिक होता है वहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं, समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 प्रमुख उद्देश्य किसने बताए थे? मोजर, सेल्टिज या जहोदा, या फिर हेरिंग, या फिर पीवी यंग। तो ये 2 उद्देश्य बताए हैं सेल्टिज और जहोदा ने, बौद्धिक या सैद्धांतिक, और दूसरा होता है व्यवहारिक या उपयोगितावादी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शोध के सही चरण चिन्हित करिए। जो स्टेप होते हैं सोशल रिसर्च के, उनको आपको एक सीक्वेंस में बताना है। तो मैंने समझाया था आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, विषय का चुनाव करते हैं, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर हम थोड़ा सा हमको आइडिया हो गया तो परिकल्पना बना ली, और फिर हम अध्ययन क्षेत्र का चयन करेंगे। तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अनुसंधान का प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान के वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। जब हम ज्ञान के वर्तमान भंडार में नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वही अनुसंधान है। ये किसने कहा था? हेरिंग, गुडेहॉट, कोहेन या फिर जहोदा और अन्य। तो ये परिभाषा है हेरिंग की। हेरिंग ने कहा था अनुसंधान का प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान के वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है। एक ऐसी मान्यता जिसकी अगर हमको सत्यता को सिद्ध करना है तो हमको उसका परीक्षण करना पड़ेगा। ये उपकल्पना की परिभाषा किसने दी? बोगार्ट्स, गुडे और हार्ट, पीवी यंग, या फिर वेबस्टर शब्दकोश। तो ये परिभाषा दी है गुडे और हार्ट ने। बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मान्यता है। उपकल्पना को परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मान्यता। देखो मान्यता शब्द इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। इन्होंने क्या कहा है गुडेहार्ट ने कि एक ऐसी मान्यता जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है, और फिर दूसरी परिभाषा क्या है? परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मान्यता। छोटे छोटे डिफरेंस है और राइटर चेंज हो जाते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये है आपके बोगार्ट्स की। ये बोगार्ट्स और गुडेहार्ट दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो दोनों की परिभाषा को ठीक से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से उपकल्पना के स्रोत हैं? उपकल्पना के स्रोत, उपकल्पना का निर्माण हम जिन स्रोतों से करते हैं वो कौन कौन से हैं? सामान्य संस्कृति और समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत और अंतर्मन, व्यक्तिगत अनुभव और लोकरीति, विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष, या फिर इनमें से सभी। तो देखो उपकल्पना अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हम सामान्य संस्कृति से भी उपकल्पना बना सकते हैं। कोई समान लक्षण दिख गए समरूपता तो उससे भी बना सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी बना सकते हैं, इंट्यूशन से भी बना सकते हैं, हमारा कुछ पर्सनल अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हमने किया तो उससे भी बना सकते हैं, कोई लोकरीति है या फिर किसी अध्ययन के निष्कर्ष हैं तो इन सभी से बना सकते हैं। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा उपकल्पना का निर्माण करना तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है? वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपकल्पना बनाओ और उसका
सत्यापन करो, ये किसने कहा है? ऑप्शन जहोदा और कुक, गुडे और हार्ट, चर्चमैन और एकॉफ, या फिर स्टुअर्ट चेज। तो ये किसने कहा है? ये कथन है जहोदा और कुक। उपकल्पना का निर्माण करना और सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, ये कहना है जहोदा और कुक। अगला क्वेश्चन देखिए, उपकल्पना है मतलब उपकल्पना क्या है, ये पूछ रहा है। एक काम चलाओ सामान्यीकरण है, एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ जो कि अध्ययन को दिशा निर्देश देता है, एक अस्थायी कथन को प्रमाणित या अप्रमाणित कर सकता है होने वाला कथन, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पे को नहीं, यहाँ पे जो होना चाहिए। एक अस्थायी कथन जो प्रमाणित या अप्रमाणित हो सकता है, यहाँ पे जो होगा। तो एक काम चलाओ सामान्यीकरण तो होता है और अध्ययन को दिशा निर्देशित भी करता है, साथ में अस्थायी कथन है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, तो तीनों ही हो जाएंगे। तो फिर कौन सा? सभी। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक मेथड इन सोशल रिसर्च? इजी बुक है, मेथड इन सोशल रिसर्च। राइटर गुडे और हार्ट, सबको पता होगा इसका आंसर। अच्छा, एक बुक और मैंने बताई थी, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। अभी मैंने रिसर्च की जो पुस्तकें बताई थी उनमें मैंने बताया था मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। अगर होगा तो उसके राइटर क्या होंगे? अगर याद है तो नीचे कमेंट करके बताओ। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था तो सभी ने ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा आंसर किसी के राइट नहीं हुए। एक बच्ची थी, उसके आंसर राइट थे। राइट आंसर है मोरेनो की पुस्तक हु शैल सर्वाइव। ये उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। अब आज का क्वेश्चन क्या है? मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक उपयोग करना है? जहां पर हम अपनी वाणी और कानों के स्थान पर, यानी सुना हुआ और समथिंग कुछ भी उस पर बिलीव करने की बजाय जो हम देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, वो ये अवलोकन है। यानी आंखों पे हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, दृष्टि पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो वो अवलोकन है। तो ये किसने कहा था? मोजर, पीवी यंग, वाइट या फिर पीएच मान? तो ये मानना है आपके सीए मोजर का। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी उपकल्पना में होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? विशिष्टता, अवधारणा की स्पष्टता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, ये सभी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता है। तो अगर अच्छी हाइपोथेसिस है तो उसमें विशिष्टता भी होगी, वो स्पष्ट भी होगी, यानी क्लियर भी होगी। क्लियर नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा, और उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित भी होगी। तो ये सभी अच्छी उपकल्पना की विशेषता है। डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना का प्रकार नहीं है? उपकल्पना का प्रकार नहीं है। वर्णात्मक, शून्य, संबंधात्मक, कारणात्मक, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता कि कौन सा उपकल्पना का प्रकार है तो हो जाता है इनमें से सभी, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो चूंकि ये सभी हैं, वर्णात्मक, शून्य, संबंधात्मक, कारणात्मक, ये सभी हैं, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि उपकल्पना का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उपकल्पना संभावना सिद्धांत पर आधारित है, जो सत्य भी हो सकती है और गलत भी? इसे नकारना बहुत ही आसान होता है। मतलब ऐसी संभावना रहती है कि जो हमारी परिकल्पना है वो सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, और इसको हम इजीली नकार सकते हैं। शून्य, शोध, कार्यवाही या फिर वर्णात्मक। तो जो शून्य परिकल्पना होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है, वो ऐसी होती है जो कि सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, और इसको हम आसानी से नकार सकते हैं। तो शून्य परिकल्पना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक
शोध की किस विधि पर आधारित है? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, ये बुक शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली या फिर निर्देशन पद्धति? यहाँ पर निर्देशन नहीं, निदर्शन होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम एफ वाइट की पुस्तक है और ये जो पुस्तक है इसमें प्रयोग किया था उन्होंने सहभागी अवलोकन विधि, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम लगाइए। प्रतिवेदन लेखन, आंकड़ा विश्लेषण, प्रायोगिक अध्ययन और प्रकल्पना निर्माण। तो जब भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम विषय का चुनाव करेंगे और उसके बाद हम प्रकल्पना बना लेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद हम फिर एक छोटा सा स्टडी करके देखेंगे तो प्रायोगिक अध्ययन आ जाएगा। तो 4 के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हम आंकड़ों का विश्लेषण यानी पहले संग्रहण और फिर विश्लेषण, उसके बाद अंत में प्रतिवेदन लेखन। तो 4 3 2 1 बी इसका राइट हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पैमाने की शुरुआत का उद्गम शून्य से होता है? नामिक, अंतर्वर्ती, क्रमसूचक या फिर आनुपातिक पैमाना? तो जो आनुपातिक पैमाना होता है या रेशियो स्केल जो होता है उसकी शुरुआत शून्य से होती है। आनुपातिक पैमाना या फिर रेशियो स्केल, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अस्थिर औसत है? अस्थिर औसत है कौन सा? माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर ज्यामितीय माध्य? तो सबसे ज्यादा अस्थिर जो औसत है वो होता है बहुलक। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकीय विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण या फिर तुलनात्मक विश्लेषण? तो जहाँ भी लिखित सामग्री आ रही है, संचार साधनों का विश्लेषण आ रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे ये क्या है? अंतर्वस्तु विश्लेषण है, कंटेंट एनालिसिस, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिकल्पना जो सजेशन देती है कि अध्ययन के दौरान चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। एक ऐसी परिकल्पना जो कि बताती है अध्ययन किए जा रहे जो चर हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो वो कैसी परिकल्पना कहलाएगी? तो वो कहलाएगी शून्य परिकल्पना, जो कि बताती है कि चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं यानी शून्य संबंध, तो शून्य परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, समाज के अध्ययन में ऑगस्ट कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, ऐतिहासिक या फिर संघर्ष परिप्रेक्ष्य? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने विधि भी बताई थी और परिप्रेक्ष्य भी प्रयोग किया था, कौन सा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक विधि भी बताई है ना उन्होंने, और साथ में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, ये सारी विधियां उन्होंने बताई थी ना अध्ययन के लिए, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किस से जाना जा सकता है? यानी एक साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग समय पर, एक लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडल। अगर एक साथ हो जाता तो क्रॉस सेक्शनल। अभी लॉन्ग पीरियड में हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडल, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है? जो एक सैंपल है वो एक विशाल समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि होता है, ये किसने कहा है? गुडेहार्ट, मोजर, सिन-पाओ यंग या फिर पी.वी. यंग? तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके गुडे और हार्ट ने। प्रतिदर्श एक विशाल समूह का छोटा प्रतिनिधि है, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचयन विधि या सैंपलिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले अपने सर्वे मेथड में या सर्वेक्षण जो पद्धति है उसमें किसने किया था? तो आपको पता होगा कि जो
सर्वेक्षण विधि है, वैसे तो उसका यूज़ किया है बूथ ने, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सैम्पलिंग मेथड का उसमें किसने यूज़ किया था। तो सैम्पलिंग मेथड को सर्वेक्षण पद्धति में यूज़ किया था बाउले ने, सबसे पहले बाउले ने किया था। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारी जनसंख्या या समग्र बहुत विषम हो तो हमें कौन सी निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा विषम हो, समान नहीं है, कोई बहुत ऊंच नीच वाला है, मतलब ऊंच नीच भरा जब समाज हो, तो जब ऊंच नीच हुआ स्तरों में बट गया, तो स्तरों में बट गया तो क्या हो जाएगा, स्तरित। फिर वहाँ पर हम स्तरित सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सैंपल के चुनाव के समय शोधकर्ता पर कुछ नियम, मानक या प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो ऐसे सैंपल मेथड को हम क्या कहते हैं। तो जब हमें कोई जो शोधकर्ता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके से या इस अनुपात में सैंपल कलेक्ट करने हैं, यानी कि एक तरीके से उसको बताया जा रहा है कि कोटा के तहत आपको प्रतिबंध लगा दिए गए कि कोटा के तहत आपको, इसका इतना कोटा है तो आपको 10% यहाँ से लेना है, इसका इतना कोटा है तो 20% यहाँ से लेना है। इस तरीके से जब कर दिया जाता है तो प्रतिबंध लगा दिए गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोटा सैंपलिंग। अगला क्वेश्चन, जब सैंपलिंग के दौरान लक्षित व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी ना हो तो हम किस निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो जब आवश्यक जानकारी नहीं है, हमको कुछ भी नहीं पता उस जनसंख्या के बारे में, तो वहाँ पर प्रयोग होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। जहाँ पर हमको कुछ नहीं पता है जनसंख्या के बारे में तो स्नोबॉल सैंपलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक और मात्रात्मक के बीच सह परिवर्तनीयता की मात्रा की माप करता है। तो एक चर गुणात्मक है, एक मात्रात्मक है, उनके बीच में हमको रिलेशन देखना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे काई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस। ये पुस्तक के लेखक कौन है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस, इसके लेखक पूछ रहा है। तो इसके लेखक हैं A.F. चार्ल्स मेयर्स। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के किस चरण के दौरान कोट संकेतन आवश्यक है। जो संकेतन होता है वो किस चरण के बाद में होता है। तो देखो, आंकड़ों के संग्रहण से पहले नहीं होगा, सैंपल प्राप्त करने से पहले नहीं होगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद, वहां पर हम संकेतन करेंगे। ए इसका राइट हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो अभी रिसर्च से इतने क्वेश्चन थे, आगे के थोड़ा सा इग्नू से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, न केवल जीव वरन समाज भी सरल से जटिल के क्रम में विकसित होता है, ये कथन किसका है। तो सरलता से जटिलता की तरफ एक क्रम में विकास, ये किसका मानना था, उद्विकासवादी, प्रसारवादी, मार्क्सवादी या फिर अंतःक्रियावादी। तो ये मानना था उद्विकासवादियों का, जिसमें कि अग्रणी जो आपके समाजशास्त्री रहे हैं वो रहे हैं स्पेंसर। इन्होंने कहा था कि समाज का भी विकास जीव के समान ही पहले सरल से और फिर जटिल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं का सर्वोत्तम हल यही है कि आर्थिक उत्पादन की व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए, ये किसका विचार है, कॉम्टे, सेंट साइमन, स्पेंसर या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो अगर हमें सामाजिक समस्याओं को हल करना है तो हमें व्यवस्था का पुनर्गठन करना होगा, ये मानना था सेंट साइमन का, और इन्हीं के व्यवस्था के पुनर्गठन के विचार को आगे बढ़ाया था कॉम्टे ने, और सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक नवीन जो शास्त्र है समाजशास्त्र की नींव डाली थी। तो ये मानना है सेंट साइमन का, जो कि कॉम्टे के गुरु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में मुख्यतः समाज की अस्तित्व की स्थैतिक दशाओं तथा मानवीय प्रगति एवं गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, किसने कहा, सेंट साइमन, कॉम्टे, स्पेंसर या फिर मार्क्स। तो समाजशास्त्र में जो समाज के अस्तित्व की स्थैतिक और गतिशीलता यानी गतिकी, तो स्थैतिकी और गतिकी ये समाजशास्त्र के दो भाग किसने बताए हैं,
सबको पता है, कॉम्टे ने बताया है, स्थैतिकी और गतिकी। तो स्थैतिकी और यहाँ पर प्रगति या गतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य सहयोग तथा स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर सैनिक तथा औद्योगिक समाज का विभाजन किसने किया था? तो सैनिक और औद्योगिक समाज, ये दो वर्गीकरण समाजों के किए हैं आपके ये किए हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने, सैनिक और औद्योगिक समाज का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज व्यक्तियों के बीच बहुविध संबंधों का जाल है जो कि परस्पर अंतःक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये कथन किसका है? सिमिल, कोजर, कोलिंस या फिर मार्क्स? तो समाज और कुछ नहीं है बल्कि व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उनसे जो प्रतिमान बनते हैं, उन्हीं संबंधों का एक जाल है। अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही समाज बनता है, ये मानना था आपके सिमिल का। और सिमिल ने इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, समाज का एक विशिष्ट विन्यास एवं स्वरूप होता है जिसमें व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सोशिएशन, सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? तो ये भी सिमिल से संबंधित है। सिमिल ने कहा था कि समाज और कुछ नहीं है, व्यक्तियों की अंतःक्रिया से बना है, और जो अंतःक्रिया के विशिष्ट स्वरूप होते हैं उसको इन्होंने नाम दिया था सोशिएशन। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक क्रियाओं के तत्व सहयोग और संघर्ष, अधीनता और प्रभुता का वर्णन करते हैं। यानी कि समाज में सहयोग और संघर्ष है, अधीनता और प्रभुता है, ये सभी सामाजिक क्रियाओं में हमको देखने को मिलते हैं। ये किसने कहा है? सिमिल, रॉस, मैकाइबर, पेज और कोजर। तो ये कहा है सिमिल ने। क्रियाओं के माध्यम से बात की है ना, क्रियाओं के तत्व सहयोग, संघर्ष, अधीनता और प्रभुता। तो सामाजिक क्रियाओं के तत्वों की बात की है, सिमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की मानसिक स्थिति, भावनाओं और अवचेतन मनोभाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं कहलाती हैं व्यवहारिक, तार्किक, मानसिक या फिर अतार्किक? तो जब भी हमारे मनोभाव से यानी हमारे इमोशन से, जब हम इमोशनल होकर के कोई क्रिया करते हैं, तो जहाँ देखो हमारे इमोशन आ गए, वहाँ पे लॉजिक खत्म हो गया। तो तार्किक नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, मानसिक होता नहीं है कुछ, तो अतार्किक क्रियाएं हो जाएंगी। तार्किक अतार्किक किसने बताए हैं? परेटो ने। अतार्किक क्रियाएं जो कि इमोशनली हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिस्पर्धा का दुष्चक्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी, मित्रों, अन्य परिचितों से अच्छा दिखने के लिए अधिक उपभोग करता है। तो जब हम दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए कुछ उपभोग करते हैं, तो वो उपभोग कहलाता है प्रदर्शनकारी उपभोग। और ये टर्म किसने दिया था? ये दिया था वेबलेन ने, कि हम दिखावे के लिए उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के पीछे प्रौद्योगिकीय कारकों का हाथ होता है। ये किसका मानना था? परेटो, सिमिल, वेबलेन या फिर कोजर? तो वेबलेन का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रौद्योगिकीय कारकों में परिवर्तन होता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मानना था कि ग्रामीण भारत को समझने के लिए आर्थिक व्यवस्था, जिसमें आ जाएगा विनिमय तथा लेन देन, इसको सामाजिक प्रतिमानों यानी कि मूल्यों के संदर्भ में समझना होगा? तो विनिमय और लेन देन, इसमें छिपे हुए मूल्यों को समझना होगा, तभी हम ग्रामीण भारत को समझ सकते हैं। मूल्यों की बात आ रही है, सीधा सीधा आप कहाँ पे जाएंगे? राधा कमल मुखर्जी पे। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पारिस्थितिकीय विज्ञान एक मिश्रित विज्ञान है जिसमें सामाजिक, जैविक, राजनैतिक, आर्थिक पक्ष सम्मिलित होते हैं। सोशल इकोलॉजी, तो सोशल इकोलॉजी की बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी। ये इस बार क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में, और इसका आंसर राधा कमल मुखर्जी है, जो कि ऑप्शन में है नहीं।
काफ़ी सारे लोग इस पे कंफ्यूज हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। तो इन्होंने सोशल इकोलॉजी में सामाजिक पक्ष को रखा है, जैविक पक्ष को रखा है, राजनीतिक को और आर्थिक को, यानी सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए सोशल इकोलॉजी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी उपागम को मानते हुए किसने राष्ट्रीय संस्कृति एवं परंपरा के उत्थान पर बल दिया तथा मानववाद का समर्थन करते हुए प्रत्यक्षवाद किया? ऑप्शन घुरिये, डीपी मुखर्जी, रावती कर्वे या फिर योगेंद्र सिंह। तो मार्क्सवादी उपागम को माना है और संस्कृति और परंपरा की बात की है। तो संस्कृति और परंपरा की बात जहाँ भी आएगी आप सीधा सीधा डीपी मुखर्जी पे चले जाना, यही राइट हो जाएगा। और दूसरा मार्क्सवादी उपागम भी बोल रहा है तो डीपी मुखर्जी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों के पिछड़ेपन का कारण है हिंदू समाज से पूर्णतः एकीकृत ना होना। तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना और कहा कि उनका एकीकरण किया जाना चाहिए। ये किसने माना था? ये माना था आपके GS घुरिये ने, उनको पिछड़े हिंदू कहा था। जबकि जनजातियों के पृथककरण की बात कौन करता है कि उनको पृथक कर दिया जाए? वेरियर एल्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरीकरण औद्योगिकरण का परिणाम नहीं बल्कि बाजार की आवश्यकताओं ने शहरों को जन्म दिया है। यानी कि शहरीकरण औद्योगिकीकरण से नहीं आया है बल्कि जो बाजार की आवश्यकता है उसने शहरों को जन्म दिया है। ये किसका मानना था? GS घुरिये, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, उत्साह पटनायक। तो ये मानना था उत्साह पटनायक का। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों का आधार क्या होता है? परिस्थिति, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, सामाजिक एकता, श्रम विभाजन। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों का आधार पूछ रहा है तो उन्होंने बताया था उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। वेबर का पूछ लेता तो फिर आप क्या लगाते? परिस्थिति लगाते। तो यहाँ पर मार्क्स के अनुसार वर्गों का आधार पूछ रहा है तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सापेक्षवादी इतिहासकार कहा जाता है जिसने सामाजिक संबंधों तथा विचारों को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा है? दुर्खीम, कॉम्टे, वेबर या फिर मार्क्स। तो हर चीज़ को, सामाजिक संबंध हो, चाहे विचार हो, चाहे समाज में कुछ भी हो, हर एक चीज़ को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किसने देखा है? कार्ल मार्क्स ने। और इसीलिए इनको सापेक्षवादी सिद्धांतकार भी कहा जाता है। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार दर्शन को किसके द्वारा दुनिया को परिवर्तित किया जा सकता है? प्रैक्सिस, अलगाव, अप्रतिमानता या फिर अतिरिक्त मूल्य। तो दुनिया को परिवर्तित किया जा सकता है, अलगाव के द्वारा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बुरी बात है, अप्रतिमानता के द्वारा भी नहीं होगा, अतिरिक्त मूल्य के द्वारा भी नहीं होगा क्योंकि इसके द्वारा शोषण होता है। फिर क्या हो जाएगा? प्रैक्सिस। तो मार्क्स के अनुसार दर्शन को प्रैक्सिस के द्वारा दुनिया को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति और समाज के अस्तित्व की व्याख्या करते हुए किसने समाज को स्वतः उत्पन्न सुई जेनरियस माना है? दुर्खीम, मीड, स्पेंसर या फिर गॉफमैन। तो समाज सुई जेनरियस है, उसका जन्म नहीं हुआ है बल्कि अपने आप से वो स्वतः उत्पन्न है, किसी ने निर्माण नहीं किया है। ये मानना था दुर्खीम का। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये बाध्यकारी होते हैं, इनमें वाह्यता का गुण होता है, ये सामान्य होते हैं, व्यक्ति जब चाहे इन्हें बदल सकता है। तो देखो, सामाजिक तथ्य बाध्य होते हैं, बाह्य होते हैं और सामान्य होते हैं, लेकिन व्यक्ति से जब बाह्य हो गए तो व्यक्ति उनको बदल नहीं सकता। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही राइट आंसर है। डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो आज का क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, इसका आंसर अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको भी याद हो। अगर कोई नहीं बता पाएगा तो नेक्स्ट डे फिर वीडियो में मैं उसको बताऊंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।